हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट कोडेक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम हमारी प्लेलिस्ट को कंप्लीट करेंगे जो कि हम ASP.NET पे ASP.NET पे वेबसाइट का CRUD ऐप बना रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि विजुअल स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करना है, साथ ही साथ उसका इंस्टॉलर कैसे डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे मेरे वेबसाइट की जो कि है nextcodec.com। प्लीज़ इस पर आप विज़िट करें और अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम सबसे पहले जो हमने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किया था उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ से मैं भी विजुअल स्टूडियो सर्च करके विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। तो कि जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन किया हुआ है और मैं यहाँ कंटिन्यू विथआउट कोड पे स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे जैसे ही हम कंटिन्यू विथआउट कोड पे करेंगे तो इस तरह का हमें लेआउट देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्यू पे क्लिक करेंगे और हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन कर लेंगे और साथ ही साथ व्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से टूल बॉक्स को भी ओपन कर लेते हैं। ये दो चीज़ें हमारी यूज़ की हैं, तो इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो हम एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे, एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे। तो फाइल पे जाऊंगा, मैं न्यू पर जाता हूँ, यहाँ पर फाइल पे जाऊंगा और ओपन पर जाता हूँ। ओपन पे जाऊंगा और यहाँ मैं लिखूँगा वेबसाइट। वेबसाइट ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। जैसे वेबसाइट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद मैं एक कोई सा भी फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मैं दिस पीसी में डी ड्राइव में एक यहाँ पर न्यू फ़ोल्डर ऐड करता हूँ। ये मैंने न्यू फ़ोल्डर ओपन किया है और इसको मैं नाम देता हूँ नेक्स्ट कोडेक्स। फ़ोल्डर का नाम दिया है और इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आप कौन सा .NET का फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे सिस्टम में 4.0 फ्रेमवर्क ऐड डला हुआ है, 4.8 डला हुआ है, तो मैं इसी फ्रेमवर्क का यूज़ करता हूँ और इस पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में मेरे यहाँ एक नेक्स्ट कोडेक्स करके एक वेबसाइट आ गया है। इसमें साथ ही साथ एक वेब कॉन्फ़िग की फ़ाइल है। इसके बारे में हम आगे जानकारी करते हैं, आगे वीडियोस में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक नया यहाँ पर फ़ोल्डर ओपन करते हैं जो कि प्रैक्टिस के हिसाब से है। मैं यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर ऐड करूँगा, इसको नाम दे दूँगा day1 करके। मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ day1 करके और इसमें एक नया आइटम ऐड करेंगे। न्यू आइटम ऐड पे जाएंगे और यहाँ से न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। एक नया आइटम ऐड करते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये मुझे यहाँ पर पूछ रहा है कि आप किस तरह का टेम्पलेट ऐड करना चाहते हैं या किस तरह का पेज ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ शो ऑल टेम्पलेट पे जाएंगे ताकि हमें दिखाई दे कि क्या क्या है इसमें अवेलेबल है क्रिएट करने के लिए। मैं शो ऑल टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ये सभी .NET पे बनाने वाली पेजेस दिए हुए हैं। तो ये अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं वेब फॉर्म की, तो जो कि .NET पे बनाना है। .NET पे हम जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इंस्टॉल्ड में हमारे पास .NET फ्रेमवर्क में दो लैंग्वेज होती हैं, एक होता है विजुअल बेसिक और एक होता है विजुअल सी शार्प। तो मैं यहाँ विजुअल सी शार्प का उपयोग करूँगा जो कि एक लेटेस्ट लैंग्वेज है। विजुअल बेसिक आउट ऑफ डेटेड हो चुकी है। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट जो पुराने बने हुए हैं .NET के, वो विजुअल बेसिक पर भी बने हुए हैं, लेकिन हम ये प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं वो हम विजुअल सी शार्प पर बनाएंगे। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर वेब फॉर्म पर जाकर क्लिक करूँगा। तो यहाँ मुझे नाम सेलेक्ट करने को आता है। यहाँ पर हम पेज का नाम लिख सकते हैं। तो अभी हम कोई स्पेशल नाम नहीं देते हैं, अभी हम सिंपल डिफ़ॉल्ट पेज ही रखते हैं और यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये day1 फ़ोल्डर में एक हमारे लिए एक पेज बना देगा। ये देखिए आप, ये day1 के नाम day1
फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक हमें default.aspx करके पेज आ जाता है। तो जब भी हम कोई पेज क्रिएट करते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर 2 पेजेस मिलते हैं। एक default.aspx रहता है जो कि फ्रंट एंड होता है, वेब यहाँ पर हम डिज़ाइनिंग करते हैं, इसमें HTML लिखते हैं, और दूसरा होता है .cs, दूसरा CS फ़ाइल होती है जिसमें हम बैकएंड वाली कोडिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले इस पेज का लेआउट समझेंगे कि इस पेज में होता क्या-क्या है। तो जैसे ही मैं डिफ़ॉल्ट पेज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बॉयलर प्लेट हुई है। बॉयलर प्लेट मतलब प्री जनरेटेड लेआउट आया हुआ है। प्री जनरेटेड लेआउट में यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन नंबर पर देखेंगे आप, कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो आज हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये क्या होता है, इसका क्या उपयोग होता है, किसी भी पेज को स्टार्ट करने में इसमें क्या उपयोग होता है। तो जैसा कि यहाँ लिखा है पेज 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 के बाद लिखा हुआ है लैंग्वेज दी हुई है इसमें सी शार्प मतलब जो हमने लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई थी, वो यहाँ पर लैंग्वेज का नाम दिया हुआ है कि कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पेज जो हमने डिफ़ॉल्ट पेज बनाया है उसमें हम सी शार्प लैंग्वेज का उपयोग करेंगे। साथ ही साथ और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके बारे में हम इन फ्यूचर जानेंगे। और एक ये कोड फाइल होता है, ये स्पेशली जान लेते हैं कि जो कोड फाइल हमने यहाँ पर बना के दी हुई है डॉटनेट फ्रेमवर्क में ऑटो जनरेटेड, वो यहाँ पर उसका नाम दिया जाता है। और साथ ही साथ ये एक डे वन डिफ़ॉल्ट क्लास होती है जो नेम स्पेस की तरह काम करता है। नेम स्पेस मतलब कोई भी हमारी क्लासेस हैं इसके अंदर ही आएंगी। जैसा कि अभी मैं इसको दिखाता हूँ कि ये हमारा डिफ़ॉल्ट पेज बन चुका है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट पेज आएगा। देन इसके बाद इस पे जैसे जाएंगे default.aspx पे, तो यहाँ अपने को देखने मिलेगा कि एक यहाँ पर एक क्लास बनी हुई है। ये इसका बैकएंड वाला पेज होता है जिसमें हम कोडिंग करते हैं। तो इसमें देखेंगे आप यूजिंग सिस्टम लिखा हुआ है। इट मीन्स कि यह जो क्लास है एक सिस्टम करके लाइब्रेरी बनाई हुई है, उसको इनहेरिट कर रही है। उसके बाद सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक है, उसके बाद सिस्टम डॉट लिंक यू है, सिस्टम डॉट बेव है, और ये सारी चीज़ें हैं जो ये इसके लिए कंपलसरी हैं। ये जो क्लासेस प्री जनरेटेड क्लासेस हैं जो डेवलपर्स ने बना के रखी हुई हैं, जो डॉटनेट फ्रेमवर्क जिन्होंने बनाया है उन्होंने कुछ क्लासेस हमारे लिए ऑलरेडी बना के दी हुई हैं, जिनको सिर्फ हमें उनका ऑब्जेक्ट यहाँ यूजिंग करके लिखेंगे और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम फ्रंट एंड पे आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए इसके बाद लिखा हुआ है डॉक टाइप, मतलब इसमें हम बताते हैं कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है या जो हमारा फ्रंट एंड का पेज है ये किस तरह की HTML पे बना हुआ है, तो किस तरह का पेज है या किस तरह की क्या लिखा हुआ है। इस पे हमने लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML, तो ये HTML पेज है। इसके बाद HTML में कौन सा XML यूज़ हो रहा है या किस तरह का रेफरेंस लिया जाएगा इस पेज पे, उसका हम ब्यौरा देते हैं, जो कि यहाँ सेकंड लाइन नंबर 5 पे लिखा हुआ है जहाँ पर मैंने होवर किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है XMLN एस, यह एक प्री जनरेटेड ये भी लाइब्रेरी है जो कि HTML प्रोवाइड कराती है, HTML लेआउट प्रोवाइड कराती है। देन इसके बाद हम देखेंगे कि हेड लिया हुआ है, ये एक बॉयलर प्लेट है जो कि डॉट नेट के HTML पेज में प्री जनरेटेड रहती है। तो हेड जो है इसमें एक एट्रीब्यूट है रन एट सर्वर करके, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी पेजेस होगा वो रन एट सर्वर मतलब सर्वर पे हिट करेगा, कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो वो सर्वर पर हिट होगी। देन इसके बाद यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है, यहाँ पर हम किसी पेज का टाइटल देते हैं। जैसे इस पेज का मुझे टाइटल देना है तो मैं लिख दूंगा होम लिख दूंगा क्योंकि यह एक होम पेज है। ये एक होम पेज है तो मैं यहाँ पर होम पेज लिख देता हूँ, तो जब भी हम पेज रन करेंगे तो हमें उस पर ब्राउज़र पे इसका टाइटल दिखाई देगा। देन इसके बाद हेड टैग ख़त्म, मतलब हेड टैग को कोलैप्स कर देता हूँ मैं। इसके बाद यहाँ से होता है बॉडी टैग। तो फ्रेंड्स ये हमारा बॉडी टैग होता है। बॉडी टैग के अंदर हम सारी कोडिंग करते हैं, मतलब जो भी डिज़ाइनिंग करेंगे या जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाएंगे पेज का वो बॉडी टैग के अंदर किया जाता है।
इसके बाद बॉडी टैग के अंदर हमने एक फॉर्म लिया हुआ है। बेसिकली ये डॉट नेट हमेशा एक वेब फॉर्म बनाता है, यह एक वेब फॉर्म का टेम्पलेट है। तो इसमें हमने ये फॉर्म लिया हुआ है जिसमें हम फॉर्म का डिज़ाइन करेंगे। इसको फॉर्म को हम आईडी देते हैं, इसमें फॉर्म बन दिया हुआ है और रन एट सर्वर दिया हुआ है। तो ये हो गया बेसिक लेआउट किसी भी पेज का। और साथ ही साथ ये कोडिंग की बात कर लेते हैं। तो कोडिंग मतलब बैकएंड की एक क्लास होती है जिसको हम इस पेज पर इनहेरिट करते हैं, और इनहेरिट के लिए क्लास का नाम यहाँ हम लिख देते हैं। तो ये क्लास है एक बेसिकली। तो क्लास का नाम यहाँ लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, पब्लिक पार्शियल क्लास day1 अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट, और इसमें हमने system.web.ui पेज को इनहेरिट किया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें जो इवेंट आता है वो रहता है पेज लोड इवेंट। सबसे पहला जो इवेंट रहता है वो पेज लोड का इवेंट रहता है। जब भी हमारा पेज रन करेगा तो सबसे पहले यहाँ आता है, यह इसका लाइफ साइकिल होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ सिंपल एक पेज बनाएंगे जिसमें आपको एक कुछ भी प्रिंट करके दिखाता देता हूँ मैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे कि डिफ़ॉल्ट पेज या किसी भी वेब फॉर्म को कैसे रेडी करें, किस तरह हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे, इसके लिए डिज़ाइनिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, CSS यूज़ करते हैं या बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं। CSS एक ट्रेडिशनल वे है जो हमें पुराने जो वेब पेजेस देखने को मिलते थे उसमें CSS का उपयोग किया जाता था, और अभी बेसिकली बूटस्ट्रैप का यूज़ किया जाता है। तो हम इस पेज को कंटिन्यू करते हैं और आपको कुछ प्रिंट करके दिखा देता हूँ, आपको कुछ बेसिक सी चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ वेबसाइट का, जो कि मेरी वेबसाइट है। जैसे मान लीजिए यह एक वेबसाइट है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक प्री नोटिफिकेशन बार लगा हुआ है जिस पर ये लेटेस्ट ऑन यूट्यूब वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप यूट्यूब पर चले जाएंगे और हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो इसको अभी मैं बंद कर देता हूँ, और ये इसको हम प्री नोटिफिकेशन बार बोलते हैं। देन उसके बाद हमने एक प्री हेडर यूज़ किया हुआ है। प्री हेडर जो कि हम यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी दिखा सकते हैं और कुछ भी जो आप चाहें प्री हेडर में दिखा सकते हैं। इसको जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ एक नोटिफिकेशन दी है कि अनलॉक एक्सक्लूसिव डील्स लिमिटेड टाइम ओनली, और देन इसके बाद ये हमारा हेडर होता है, हेडर है। और हमारा ये नोटिफिकेशन बार जो है स्टिकी टाइप का है। हम वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहे हैं, सारी चीज़ें हमारी स्क्रॉल्ड हो रही हैं, बट ये हमारा नोटिफिकेशन बार है वो स्टिकी टाइप का है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम अभी हेडर या प्री हेडर बना के आपको दिखा देता हूँ, और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि ये नेक्स्ट कोड का मैं प्री हेडर दिखा देता हूँ आपको बना के। तो हम यहाँ आएंगे, ये डिव है, डिव है ये। तो अभी हम TDTR का यूज़ करेंगे जो कि एक टेबल का लेआउट होता है, जो ट्रेडिशनल तरीका होता है वो यूज़ करेंगे क्योंकि अभी बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक टेबल ले लेता हूँ, और टेबल के अंदर मैं लूँगा फिर TR। यहाँ पर टेबल मतलब एक जैसा कि देख सकते हैं आप वेबसाइट पर कि ये जो है ये पूरा एक अगर देखे जाए तो एक टेबल के रूप में मान सकते हैं कि एक टेबल है जिसमें हमने ये पूरा रेड वाला जो एरिया एक रो ले रखा है, और रो के अंदर हमने किसी स्पेस में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। दैन उसके बाद ये पूरे टेबल में एक और रो लिया हुआ है, उसमें हमने ये है लोगो और बाकी के मेन्यूज़ दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पर मैंने टेबल लिया है और एक TR लिया हुआ है। देन इसमें मैं एक TD लेता हूँ। TD मतलब होता है कॉलम। एक TR में को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, उसको हम TD बोलते हैं। तो इसको मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। देन यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, जो हमारा टेक्स्ट है, अनलॉक एक्सक्लूसिव डील्स लिमिटेड टाइम ओनली, ये वाला टेक्स्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हम व्यू करेंगे। सिंपली व्यू करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और व्यू इन ब्राउज़र पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ हिट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक वेब पेज है जो कि day1 फोल्डर के अंदर है, default.csv करके, और यहाँ पर ये टेक्स्ट आ गया है। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि होम जो मैंने टाइटल दिया था वो टाइटल यहाँ आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँगा
होम की जगह मैं इसको होम पेज लिख देता हूँ, तो वहाँ होम पेज लिखा जाएगा। जैसे मैं होम पेज लिखूँगा तो आप देखिए यहाँ रिफ़्रेश करूँगा मैं, तो ये होम पेज लिखा आ गया। मतलब वो जो वहाँ टाइटल लिखते हैं, तो वो हमें टाइटल यहाँ शो हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं CSS की। तो फ्रेंड्स, डॉट नेट या किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट में 3 टाइप की CSS होती हैं। नंबर 1 होता है इनलाइन CSS, नंबर 2 होता है इंटरनल CSS, और नंबर 3 होता है एक्सटर्नल CSS। तो फ्रेंड्स, हम स्टेप बाय स्टेप सभी को जानेंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ इनलाइन CSS के बारे में बताना जा रहा हूँ। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इनलाइन CSS होता है जो हम उसी कंपोनेंट या कंट्रोल के एट्रीब्यूट में दे देते हैं। जैसा कि TD ये लिया हुआ है, TR में मैं लिखता हूँ, स्टाइल टैग ओपन करूँगा, इक्वल प्रेस करूँगा, और ये इस तरह का हमें व्यू मिल जाएगा। अब यहाँ मैं लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये एक प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको, मे बी ये वर्क करे, नहीं कर रहा है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके। इसमें हमें क्लास देनी होती है, क्लास कॉल स्पान कल्स टू कॉल स्पान, सॉरी, ये इसको क्लास नहीं होता, ये TD का एट्रीब्यूट होता है। इसको मैं दे दूँगा कॉल स्पान 2। जैसे मैं कॉल स्पान 2 दूँगा और इसको रिफ़्रेश करूँगा, इस तरह से ये हमें देखने को मिल जाता है। देन इसके बाद कॉल स्पान 2 मैं इसको दे दूँगा। इसको मैं ट्राई करता हूँ क्या, कॉल स्पान 2 देता हूँ, कॉल स्पान 2 इसको देता हूँ, देन रिफ़्रेश करता हूँ मैं। तो इस तरह से हम ये एक टेक्स्ट व्यू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं इस TR को स्टाइल देना चाहता हूँ, बट इट्स नॉट वर्किंग। सो फ्रेंड्स, TDTR का ये लेआउट पुराना हो चुका है, इसलिए हम आपसे बात करेंगे बूटस्ट्रैप के बारे में। तो बूटस्ट्रैप जो है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए उपयोग होता है। तो हम बूटस्ट्रैप से स्टार्ट करते हैं। तो बूटस्ट्रैप यूज़ करने के लिए हमें बूटस्ट्रैप की जो है क्लासेस, बूटस्ट्रैप एक तरह का प्री डिफाइंड CSS है, जो कि डेवलपरों ने बना के रखा हुआ है। उसको हम इनहेरिट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में और उसकी क्लासेस को यूज़ करते हैं। तो बूटस्ट्रैप यूज़ करने के लिए हमें उसकी CDN लिंक चाहिए पड़ेगी, जो कि हम बूटस्ट्रैप के ट्यूटोरियल W3 स्कूल से गेट कर लेंगे। तो ये इस पे आके आप बूटस्ट्रैप के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्राई इट योरसेल्फ पे जाऊँगा, और ये जो लिंक दिख रही है होगी आपको, मेटा से लेके स्क्रिप्ट तक का, ये पूरा कॉपी करेंगे और हम हेड टैग में टाइटल के अंदर, टाइटल के नीचे इसको पेस्ट करेंगे। तो ये हमारा हेड टैग है और ये टाइटल के नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि जो हम बूटस्ट्रैप की जो CSS क्लास ऑलरेडी लिखी हुई हैं, वो उनका हम यहाँ पर उपयोग कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बूटस्ट्रैप से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो ट्रेडिशनल वे है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, उसका उपयोग नहीं करेंगे हम स्टार्ट करते हैं डिव से। डिव एक एलिमेंट है जो कि डॉट नेट में बूटस्ट्रैप को यूज़ करने की परमिशन देता है। तो यहाँ जैसे ही मैं डिव लिखूँगा, डिव के साथ क्लास दूंगा, इसको क्लास इक्वल्स टू कंटेनर
फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड फ्रेंड्स एक तरह से कोई भी स्क्रीन है उसकी फुल विड्थ होती है, स्क्वायर में पूरा विड्थ होता है, यहाँ से लेकर ये पूरा एक कंटेनर फ्लूइड होता है। कंटेनर फ्लूइड ले लिया हमने और साथ ही साथ इसमें हम एक डिब लगा के इसमें एक रो ले लेंगे, क्लास रो ले लेते हैं। रो का मतलब है कि ये जो कंटेनर हमने लिया है इसके अंदर एक हमने रो बना ली है, जैसा कि ये रो आपको दिख रही होगी, इसमें ये सारे मेन्यूज़ दिए हुए हैं। इस तरह से हम एक रो ले लेते हैं और रो में भी हम कुछ डिवाइड कर सकते हैं पार्टीशन को। तो रो डिवाइड करने के लिए हम इस तरह क्लास कॉल md 4 लिखते हैं। ये जैसे मान लीजिए एक रो है तो इसमें टोटल 12 कॉलम है, एक रो को 12 कॉलम में डिवाइड किया हुआ है। जैसे मैं आपको पेंट करके दिखाऊं या रुक जाइए, यहीं समझ लीजिए, ये जैसे मान लीजिए कोई भी एक रो है, इसको 12 छोटे छोटे कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है और जिसमें से मैंने 4 कॉलम को एक साथ ले लिया है। अब बाकी के बचे 8 कॉलम, तो उसके मैं 4 4 के 3 पेयर और बना लेता हूँ। तो ये टोटल हमारा कॉल md 12 हो जाएगा, मतलब 4 टोटल 12 में से मैंने 4 4 में 3 बार डिवाइड कर लिया है। अब जैसे कि मुझे सेंटर में लिखना था, हमारा जो टेक्स्ट था उसका वेबसाइट का, वो हमें सेंटर में लिखना था, जो अभी TDTR से मैं नहीं कर पाया था क्योंकि वो ट्रेडिशनल वे हो चुका है, उसका यूज़ अब नहीं होता है। तो मैं ये इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और ये इस सेंटर वाले कॉलम डी में पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से पेस्ट करूँगा और इसको सेव करता हूँ, तो हम अपने पेज पर चलेंगे यहाँ पर और इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर हो चुका है। ये बूटस्ट्रैप की प्री बिल्ड क्लासेस का हेल्प से हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इनलाइन CSS लिखूँगा जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ मैं स्टाइल लिख देता हूँ। स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर लिख दूंगा, बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं दे देता हूँ रेड दे देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ इस वेबसाइट में रेड ले रखा था, ये रेड दे दिया। और साथ ही साथ इसका जो टेक्स्ट कलर होगा उसको हम लिखेंगे कलर कर देंगे वाइट, कलर वाइट कर देंगे। ठीक है, और एक प्रॉपर्टीज़ होती है पैडिंग दे दूंगा मैं इसको 10 px, ये इनलाइन CSS होती है। और अब मैं इस पेज को मेरे रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं, ये देखिए ये रेड कलर में हो गया है, ये रेड कलर हो चुका है और पैडिंग इसमें 10 px की पैडिंग आ गई है। पैडिंग होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर का स्पेस, जैसा कि आप देख रहे हैं अनलॉक लिखा हुआ है, इसके ऊपर स्पेस आ रहा है, नीचे स्पेस आ रहा है, राइट स्पेस आ रहा है, लेफ्ट स्पेस आ रहा है। और मार्जिन जो होता है वो होता है किसी भी एलिमेंट के बाहर का स्पेस, जैसे ये बॉक्स है, अगर हम मार्जिन लगाते हैं तो बॉक्स के बाहर हमारे लिए ब्लैंक स्पेस मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम वेबसाइट बनाएंगे। एक बार मैं रिव्यू कर देता हूँ। वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे, फिर फाइल पर जाएंगे, फाइल पर जाने के बाद ओपन करेंगे, ओपन पर जाके वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम कोई भी ड्राइव सेलेक्ट करेंगे जिस पे आपको सूटेबल हो आपके सिस्टम के अनुसार, उसमें एक कोई भी न्यू फोल्डर बनाएंगे। जैसे हमने नेक्स्ट कोड एक फ़ोल्डर बनाया था और इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पर एक वेबसाइट का लेआउट दिखेगा। देन इसके बाद हमने इसके अंदर एक फ़ोल्डर ऐड किया हुआ है day1 का नाम का, और day1 के फ़ोल्डर के नाम के अंदर हमने एक पेज ऐड किया है। पेज ऐड करने के लिए राइट क्लिक करूँगा, मैं न्यू आइटम पे जाऊँगा और यहाँ पर सबसे पहले इस विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करूँगा, देन वेब फॉर्म पर सेलेक्ट करके उसका नाम दूंगा। देखिए फ्रेंड, डिफ़ॉल्ट पेज ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 2 आ रहा है। देन इसके बाद हमने पेज ऐड कर लिया और हमने इसके लेआउट के बारे में जाना और इसकी बैकएंड की क्लास कोड के बारे में जाना, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर बूटस्ट्रैप की लिंक ऐड की है। बूटस्ट्रैप की लिंक आप W3 स्कूल पे जाके बूटस्ट्रैप सर्च करेंगे तो इस तरह से ट्रायल सेल पे क्लिक करने पर यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने ये जाना और साथ ही साथ हमने एक इनलाइन CSS लिखी हुई है जिसमें हमने जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टीज़ और कलर प्रॉपर्टीज़ और पैडिंग प्रॉपर्टीज़ का उपयोग किया है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं प्लेलिस्ट की न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे
इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि जब भी इस प्लेलिस्ट का वीडियो आए तो आपको पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।